हेलो, 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 स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज है 21st ऑफ जुलाई। सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप 900 सब्सक्राइबर हो गए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो होपफुली बाय दिस वीकेंड 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो दैट्स ग्रेट। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और टाइमलाइन में दिया हुआ है तो आप स्किप करके देख सकते हैं। आज का ज़्यादा न्यूज़ मूवमेंट है नहीं, जो आपका 2 हफ्ते से चल रहा है वही न्यूज़ में मूवमेंट चल रहा है। देयर इज़ नथिंग न्यू विच इज़ काइंड ऑफ बोरिंग। एंड उसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट एंड गिव्स अस मोटिवेशन। तो आपका यूपीआई एड्रेस दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, उसी के साथ साथ वीडियो में भी दिया हुआ रहेगा। तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक एंड क्रूड फ्यूल एक्सपोर्ट्स। तो विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है कि प्राइमरली बिकॉज जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, रुपी जो है वीक हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी आपका डॉलर मतलब कोई भी चीज़ जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से डॉलर में पैसा आप जब लाते हैं, तो जब कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ज़्यादा पैसा आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था विंडफॉल, क्योंकि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ हैं, जो ऑयल रिफाइनर्स हैं, प्राइमरली हम तो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। और आरआईएल, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जो उनका जो सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है जामनगर में, वहाँ पे क्या होता है कि तेल आता है बाहर से, वहाँ पे वो रिफाइनरी में घुसता है, रिफाइनरी में रिफाइन होता है, मतलब पेट्रोल डीजल सब कुछ जो है सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद वहाँ से जो है बाहर देश में चला जाता है। इट कैन मतलब जो सऊदी या जो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे रिफाइंड पेट्रोल की ज़रूरत होती है, और वहाँ से डॉलर में पैसा आता है। तो क्योंकि जब डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा था, रुपी जो है जब गिर रहा था, तो यहाँ पे उनका टारगेट ये था, उन्होंने क्या किया था, रिफाइनरी ने क्या किया था, अपना जो आउटपुट है यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया था, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। तो गवर्नमेंट ने ये देख लिया था। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो रिफाइनरी जो, क्योंकि उसका लिमिटेड आपका कैपेसिटी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे आपके पास कैपेसिटी है एक, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख या 2 लाख लीटर का, ठीक है, 2 लाख लीटर का। आप क्या कर रहे थे, आप 20% जो है डोमेस्टिक के लिए कर रहे थे, और फॉर एग्जांपल 30% डोमेस्टिक के लिए कर रहे थे, 70% जो है बाहर देश के लिए कर रहे थे। यानी ये रिफ़ाइन करके आप बाहर भेज रहे थे, ये रिफ़ाइन करके आप लोकल मार्केट में दे रहे थे। तो अभी आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाना है, तो आपने क्या कर दिया, 80% कर दिया या 85% कर दिया, कि मुझे 85% जो मेरा कैपेसिटी है वो मैंने डाला बाहर देश को भेजने के लिए, और जो डोमेस्टिक है यहाँ से मुझे काटना पड़ेगा। तो अभी इक्वेशन कैसे हो गया, 18% 15%। जो आप 15% लोकल मार्केट में दे रहे हैं, तो लोकल मार्केट में क्या हो रहा है, फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है। फ्यूल का शॉर्टेज हमारे देश में, जैसे आपको समझ रहे हैं कि एक अगर आपका फ्यूल का शॉर्टेज होता है, देयर विल बी 2 इम्प्लीकेशंस। एक होता है सोशल अनरेस्ट, दूसरा होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट तो आपको पता होगा, श्रीलंका में जैसे हालत है, पेट्रोल पंप के लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत और हमारे देश में क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यानी जैसे एफएमसीजी गुड्स या फूड हो गए, ग्रोसरीज हो गए, वो बहुत ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। सो फ्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कभी भी अगर आपका फ्यूल शॉर्टेज होता है, दे विल बी इट विल नॉट बी वेरी गुड सिचुएशन। दूसरा प्रॉब्लम ये है पॉलिटिकल अनरेस्ट, क्योंकि आपको पता है दैट अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन इज जस्ट वेटिंग फॉर अ कॉज, एक रीज़न उनको चाहिए टू अटैक द गवर्नमेंट। बिकॉज अभी जिस तरीके से जो डेमोक्रेसी हमारे देश में चल रही है, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। मैं किसी का सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, बट द वे दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग, की गवर्नमेंट कोई भी अच्छा काम करती है उसके अगेंस्ट में बोलते रहते हैं, और इवन अपोजिशन इफ दे आर सेइंग अ पॉजिटिव थिंग, उसको जो गवर्नमेंट है वो दे आर नॉट टेकिंग इट पॉजिटिवली। दोनों ही गलत है। दोनों को एक साथ मिल के काम करना चाहिए। इट्स नॉट दैट दे आर स्वॉर्न एनिमीज, दे आर जस्ट पॉलिटिकल राइवल्स। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, इट्स लाइक वो सास बहू टाइप का। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, बट वही होता है कि आप ये ठीक करो, वो ठीक करो। सो एवरी बोथ ऑफ देम शुड वर्क टुगेदर। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को गला काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब दंगा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न दैट आर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ शॉर्टेज इन इंडिया। सो इसके वजह से गवर्नमेंट, मतलब थोड़ा सा मैं ज़्यादा चला गया था, तो यहाँ इसकी वजह से क्या किया था गवर्नमेंट ने, क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इतना प्रोडक्शन को डायरेक्टली तो बोल के रोक नहीं सकते, बट यू कैन डू इट, यू कैन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट बाय टैक्सेस। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। बोला कि आप जितना एक्सपोर्ट करोगे, अभी आप जब एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपको पेट्रोल पे इतना % टैक्स देना पड़ेगा, डीजल में देना पड़ेगा, एयर फ्यूल में, या जो जेट फ्यूल होता है, जेट फ्यूल पे आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, जो बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं क्रूड ऑयल का, उसमें आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब भी वो एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज तो गवर्नमेंट के पास जाएगा ही जाएगा, बट दे विल बी डिस्करेज कि भाई इतना मैं प्रोडक्शन करूँगा तो मुझे 20%, 5%, 6% जो भी है, मुझे एज ए एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्यों हुआ था।
और आप इसके मतलब फॉर में है अगेंस्ट में डेफिनेटली मुझे बोलिएगा, बट इट वाज रिक्वायर्ड, नहीं तो कंट्री के अंदर जो है वो दंगा ये सब शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने उसको कम किया है या उसको रिमूव कर दिया है। The cess on domestically produced crude oil was cut 27% from to 17,000 per ton to from 23,000, and 6 रुपये जो था वो जो एक्सपोर्ट पे पेट्रोल एक्सपोर्ट पे जो दिया हुआ था जो आपका था उसको उसने हटा दिया, एंड डीजल एंड जेट फ्यूल में जो है यहाँ पे उसका दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझना है, नहीं समझेंगे तो फिर आपको ये समझ, और इसी के बाद देखोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब भी ये डिक्लेयर हुआ, जब भी डिक्लेयर हुआ कि एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है तो इट ब्रिंग्स पॉजिटिव सेंटिमेंट टू द मार्केट। एंड ऑयल के जो स्टॉक्स हैं, रिलायंस के जो स्टॉक्स है, रिलायंस जो है सबसे इट्स अ मार्केट मूवर, तो रिलायंस 2.5 जो है वो ग्रो किया है उस दिन सेम डे, विच इज़ वेरी वेरी बिग थिंग। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये चीज़ है, दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट। So next is volume drops point to stress on demand. So volume drops point stress to on demand. तो जैसे आपको पता था HUL का जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है। उसने अपना जो है जो सेल्स रिपोर्ट है जो बेसिकली बुक्स है वो डिक्लेयर किया था, अर्निंग्स जो है वो डिक्लेयर किया था। तो वी हैव नॉट सीन वॉल्यूम डिक्लाइंस ऑन दिस लेवल। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन देयर वाज स्ट्रेस ऑन वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल व्हेन देयर वाज रूरल स्लो डाउन। कुछ दिन पहले आपने देखा था ना कि रूरल में जो रिक्वायरमेंट है या बेसिकली कंजम्पशन है वो ग्रो हो रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड। तो FMCG विल ग्रो, FMCG जो है कुछ कुछ सेक्टर है जो ग्रो करेगा, FMCG जो है वो ग्रो करेगा, बैंकिंग जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। फिर ऑयल जो ऑयल कंजम्पशन विल ग्रो, बेसिकली पर्सनल ट्रांसपोर्ट यानी पैसेंजर व्हीकल बोल सकते हो, पर्सनल ट्रांसपोर्ट में जो है प्राइमरली टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स जो है वो ग्रो करेगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, EV का जो सेल है वो अगर अच्छे से अगर आप प्रोड्यूस कर पाते हैं वो ग्रो करेगा, तो वो आप देख सकते हो। एंड व्हाट आर द अदर न्यूज़, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, इट्स लाइक वेरी बोरिंग। यहाँ पे और एक चीज़ है, विप्रो फॉल्स, एंड विप्रो नेट इनकम जो है 21% फॉल हुआ है, रेवेन्यू अप बाई विप्रो नेट फॉल्स 21%, रेवेन्यू अप 18%, एट्रिशन रेट मार्जिनली डाउन फ्रॉम 23% टू 20, मतलब एट्रिशन इज़ वेरी हाई, एंड विप्रोस नेट प्रॉफिट फेल 20%, ओके, इन द फर्स्ट क्वार्टर। और एक चीज़ है, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता था, बिकॉज़ यहाँ पे जिस तरीके से मतलब मेरा जो होता है, मैं क्या करता हूँ कि Q1 Q2 जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक बाद में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। वहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है जब आप मतलब जो अमेरिकन जो सिस्टम होता है या बाहर का जो सिस्टम होता है उसमें Q1 होता है, जैन से वो शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर जैन से शुरू होता है, और जो Q4 ख़त्म होता है डेक में। इंडिया में क्या होता है, Q1 शुरू होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है मार्च 31 मार्च, और जो वो होता है ना वहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है वो फाइनेंशियल ईयर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे Q1 में इट इज़ अप्रैल टू जून इज़ Q1। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बिकॉज बहुत जगह पे कन्फ्यूजन होता है, मेरे को भी कन्फ्यूजन था, सो समवन करेक्टेड मी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। एंड जो यहाँ पे Q4 होगा दैट विल बी जैन टू मार्च, ये इंडिया का है, और वो डेक है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये होता है अमेरिकन वाला सिस्टम और ये होता है इंडियन वाला सिस्टम। ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, Q1 Q2 Q3 Q4, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। ओके, सो Q1 एट्रिशन जो है मार्जिनली डाउन है। यहाँ पे जो उनका रेवेन्यू हाउएवर रोज 18%, रेवेन्यू उनका ग्रो हो रहा है पर उनका नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स द मार्जिन इज़ गोइंग डाउन एंड ऑल्सो increased investment and employee expense. So either margin is going down or they are investing into new buildings and stuff, and जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जो है खर्चा हो जा रहा है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय रिटेनिंग में। तो बोलने का मतलब है आपका मार्जिन डाउन जा रहा है, यानी आपका रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है और आपका जो प्रॉफिट है वो घट रहा है, यानी योर मार्जिन इज़ गोइंग डाउन। जैसे मैंने बताया था वो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एंड the whole IT sector is
slowing down right now. उसका income बढ़ रहा है, but because attrition is very high, so I'm pretty much sure that after a point of time these companies will be slowly and gradually adapting AI, क्योंकि AI में attrition कुछ नहीं होता है. रुपी फॉल अनलाइकली टू हिट स्टडी अब्रॉड प्लान्स. आपको समझना पड़ेगा, स्टडी अपने जब एक बार फिक्स कर लिया कि भाई आपको बाहर जाना है, यू डोंट केयर वेदर इट इज़ 81, 82, 81, क्योंकि वहाँ पे आप ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहाँ से फिर आप जो है वो पैसा उठा के लाओगे. सो दैट्स द थिंग. सो इसमें ज़्यादा मे बी थोड़ा सा डीले हो सकता है, बट पीपल हु कैन अफोर्ड, फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लान्स टू गो अब्रॉड. GRE मैंने दिया था और मेरे दोस्त ने भी GRE दिया था. सो ही वेंट टू US एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कॉस्टेड हिम 40 लाख. आई कुड नॉट अफोर्ड इट, सो आई चोज जर्मनी, बट इवेंचुअली आई वाज लाइक नहीं जाना है, देश में ही काम करना है. सो आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस एंड एवरीथिंग. तो क्या आप मेरा नाम जानते हैं? अगर मेरा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज नो वन, मैं कभी अपना नाम नहीं बताता. सो एनीवे, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो आई सेड दैट आई विल गो टू जर्मनी, बट स्टिल इट वाज 15-16 लाख रुपीज़ का वो एक खर्चा होता. बट यहाँ पे जब आप उस मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है जब आप बाहर जाते हो, दैट वाज लाइक मैं वहाँ पे 2 साल काम करूँगा, और वहाँ पे पहले जब 2 साल आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, वहाँ पे भी छोटा मोटा काम कर लेते हो. TA का काम करते हैं, कोई भी कैफेटेरिया में काम करते हैं, सो यू मेक मनी, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा. एंड इफ़ यू आर सन और डॉटर ऑफ अ रिच पर्सन, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. सो दिस डज़ नॉट मैटर, रुपये ऊपर जाए नीचे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. NCLT में जो है रिटेल फ्यूचर रिटेल जो है वो जा रहा है. डेफिनेटली इट्स समथिंग विच हैज़ शुक द नेशन एंड द स्टॉक मार्केट, बिकॉज फ्यूचर वाज डूइंग रियली वेल. फ्यूचर वाज डूइंग रियली वेल. उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा था, इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उठाया था मार्केट से. एंड इट वाज डेट लेड इन कंपनी, बट इट कुड नॉट मैनेज इट्स डेट एंड इट फेल्ड. तो अडानी का जो है, अडानी का भी काइंड ऑफ सिमिलर है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें. ऑल स्टॉक गेट अ लिफ्ट फ्रॉम कट इन विंडफॉल टैक्सेस. विंडफॉल टैक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. RIL गेन्स 2.5%. तो अभी आप देखोगे कि जितने सारे जो रिफाइनरी है वो जो है स्लोली गेन करेगा, नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, बट बिकॉज ऑफ द विंडफॉल टैक्स थोड़ा सा कम हुआ है. तो एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो रिटर्न आएगा, यानी बाहर से जो रेमिटेंस आएगा, दैट विल बी हाई. इंडाइसेस राइज 4th डे गेन ओवर 1%. आपको समझना पड़ेगा, रिलायंस इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट. तो ये अगर 2.5% ग्रो करेगा, सो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ कैपिटल इज़ बिंग पुश्ड इन टू द मार्केट. तो आपका इंडाइसेस जो है वो डेफिनेटली आपका इफेक्ट करेगा. निफ्टी 50 आप करो, या BSE का जो टॉप 50 अगर आप देखते हो, तो उसमें क्या है, BSE के टॉप 50 में क्या है, निफ्टी 50 में क्या है, उसमें आपका डेफिनेटली जो है रिलायंस आता है, RIL आता है. RIL अगर 2.5% मूव करता है, तो वो तो पूरे NSE को तो ऊपर लेके जाएगा ना, BSE को ऊपर लेके जाएगा ना, तो इसलिए आप देख रहे हो. और 1.1% जो है वो ग्रोथ हुआ है. एंड ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स लाइकली टू परसिस्ट लॉन्गर देन मार्केट सस्पेक्ट. डेफिनेटली, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, ये आर्टिकल ज़रूर आप पढ़िएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे उन्होंने बताया कि हाउ सीवियर विल बी द रिसेशन. इस टाइम में जो रिसेशन होगा वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा. द रीज़न बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अगर मेरे साथ अग्री नहीं करते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया था 2008 का. अगर आप केस पकड़े, लेमैन ब्रदर्स जो बोल रहे थे ना, लेमैन ब्रदर्स जो है डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, वो हाउसिंग बबल था. बेसिकली हाउसिंग बबल का मतलब होता है कि लोग घर खरीद रहे हैं. ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ. लोग घर खरीद रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लेमन ब्रदर्स ने बोला कि ठीक है मैं लोन दे रहा हूँ आपको. और इतना ज़्यादा लोन इसका जो हो गया, बेसिकली इसका NPA इतना सारा हो गया कि द बैंक बेसिकली कोलैप्स्ड. और फिर वो हाउसिंग में क्या हो गया था कि भाई इतना कर्जा था कि कर्जा पे नहीं कर पा रहे. तो देन इट गोज टू अ डेट स्पाइरल. द होल इकोनॉमी काइंड ऑफ श्रिंक्स बिकॉज पीपल डू नॉट हैव मनी टू गिव द डेट. और उनके सपोज घर को रिक्लेम कर लिया गया, उसको बेचना पड़ेगा ना, किसको बेचोगे, किसी के पास पैसा नहीं है. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज यू एंड अप विद अ लॉट ऑफ नॉन NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विच रियली अफेक्ट्स द इकोनॉमी. तो वही चीज़ अभी होने वाला है, क्योंकि अभी आप जैसे मैंने बताया कि रिटेल बैंकिंग, एक सज्जन ने कमेंट किया था, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था. अभी आप रिटेल बैंकिंग में देखोगे कि लोग कार खरीदने के लिए, स्पेशली घर खरीदने के लिए भयानक लेवल का लोन ले रहे हैं. और HDFC आपने देखा था, उसने $1 बिलियन जो है रेज़ किया था. $1 बिलियन रेज़ करके वो क्या करेगा, रिटेल में लोन देगा. और रिटेल में जब आप लोन दोगे और वहाँ पे सपोज़ आपने
5 लाख लोगों को लोन दिया। 5 लाख लोगों में से अगर आपका 20% भी एनपीए बन जाता है, यानी 5 लाख में से 1 लाख बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा घर जो है आप ले लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस जगह पे ये जो 20% है, 1 बिलियन का 20% कितना होता है? 200 मिलियन, $200 मिलियन। तो $200 मिलियन आपका अगर डूब जाता है, यानी आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें से 20% आपका लॉस है। समझ रहे हो? जब स्टॉक खरीदते हो 20% लॉस आपको लगता है ना, वही चीज़ आपका यहाँ पे होगा। इससे क्या होगा? द होल इकोनॉमी $200 मिलियन सपोज़ आपको राइट ऑफ करना पड़ा, यानी $200 मिलियन जो है आपका लॉस हो गया। $1 बिलियन, फिर वही एचडीएफसी को भी तो वो पैसा बाहर देश को या जिससे उसने पैसा उठाया उसको भी देना पड़ेगा ना। इट कैन नॉट डिफ़ॉल्ट, दीज बैंक कैन नॉट डिफ़ॉल्ट। तो इस जगह पे अगर बैंक देखता है कि मैं पे नहीं कर सकता हूँ, दे विल डिक्लेयर बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी डिक्लेयर करेंगे, सो यही हालत होगा, एनसीएलटी में जाना पड़ेगा। और इसमें जो इनका जो है दिस इज़ फाइन, बट ये जो कंपनी है एचडीएफसी, इतना बड़ा कंपनी है, वो अगर बैठ जाता है तो ये पूरे इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, पूरे इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करता है, पूरे स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब करता है ये चीज़। आप सोच रहे हो सिर्फ एचडीएफसी अगर ऐसा होता है तो बहुत एक बड़ा शॉक होगा। उसी की तरह ऐसे अगर 5-6 कंपनीज हो जाते हैं, सो यू कैन इमेजिन व्हाट विल बी द सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई द रिसेशन दिस टाइम विल बी वेरी डेंजरस। And that's one of the reason that flexi cap जो म्यूचुअल फंड्स है, they might be turning into proxies for large cap funds। तो मैंने एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का एक वीडियो दिखाया था, तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो ब्लू चिप बेसिकली अभी जो म्यूचुअल फंड है, बिकॉज उनको रिटर्न देना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को, तो वहाँ पे वो क्या करें, वो लार्ज कैप या जो ब्लू चिप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करें। ब्लू चिप कंपनीज क्या होता है? जो स्टेबल कंपनी आपको एक मोटा मोटी रिटर्न देता है, नॉट ग्रेट लाइक मल्टी बैगर्स और समथिंग, बट आपको मोटा मोटी 10-15%, 12% जो है रिटर्न मिलता है, 9% रिटर्न मिलता है, विच इज़ बेटर देन बैंक डिपॉजिट। तो अभी जो है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक जो है, इनका जो है लार्ज कैप का परसेंटेज आप देख रहे हैं मोर देन 80% जो है, 60%, 50%, 60% इन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। स्मॉल कैप में तो उन्होंने पैसा डाला ही नहीं है, और जो मिड कैप है उसमें भी बहुत कम पैसा डाला है। सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप या मिड कैप पे मिलता है, बिकॉज दीज आर फास्ट ग्रोइंग कंपनीज। लार्ज कैप जो है आपको स्टेबल रिटर्न देते हैं अराउंड 7-12% एट मैक्स। मिड कैप जो है दैट इज 16-19% और इवन 23%, और स्मॉल कैप जो है दे गिव, मतलब ऑन एवरेज अगर हम देखते हैं तो 23%-40% जो है रिटर्न देते हैं। तो आपका टारगेट तो ये होता है ना कि कैसे मैं 40% लेके आऊँ, ये लेके आऊँ, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड पियरलेस ग्रुप प्रमोटर्स में लूज मैनेजमेंट कंट्रोल, ये आपके लिए आज होमवर्क है। इसको आप स्टडी करो, और ये कैसे आपका जो है आप अपने मतलब अगर आप गलत तरीके से, गलत नहीं बोलूँगा, बट अगर आप अपने कंपनी का जो है मैक्सिमम शेयर सेल कर देते हो, फिर उसको सम हाउ रिक्लेम करने की कोशिश करते हो डेट लेके, ये लेके, तो यू माइट गेट इन टू ट्रबल। So please read this article. It's a very interesting article. Fed moves triggering outflows, rupee fall. मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पहले वीडियोस में। डेफिनेटली अगर आपको समझ में नहीं आता है मुझे बताइएगा। पार्लियामेंट में क्या बात होने वाला है, वीट एक्सपोर्ट के बारे में, मिल्क क्लोजर के बारे में, ट्रेड पैक्स एंड एक्सपोर्ट्स, यार्न, बुलेट ट्रेन एक्सपेंडिचर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पीस क्लॉज, स्टील इंडियाज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, रेल रेक्स अनअवेलेबिलिटी, और क्रिमेटोरियम, मतलब बॉडी जलाने के लिए आपको 18% जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स वेरी सैड। बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायोज। ह्यूमन एम्ब्रायोज कहाँ पे यूज़ होता है? अगर आपका जो फर्टिलिटी क्लिनिक होते हैं, फर्टिलिटी यानी आपका बच्चा नहीं हो रहा है, आपको बच्चा करवाना है, उसके जैसा क्या बोलते हैं, विकी डोनर जैसा, तो वहाँ पे ह्यूमन एम्ब्रायोज की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको जो है इन्होंने बैन कर दिया है। तो ट्राइब्यूनल ग्रांट्स रिलीफ टू 2 अडानी कंपनीज इन DRI केस, देख सकते हैं, इट्स नॉट दैट वाइटल। एट $87 बिलियन, इंडिया टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट इन 2021, यानी बाहर देश से जो है आप हमारे देश को $87 बिलियन जो है आया है इन 2021। तो बाहर देश में इतने लोग रहते हैं यार, वेरी सैड, बट इट्स वेरी गुड दैट दिस मनी इज़ कमिंग इनटू द इकोनॉमी। टाइम फॉर इंडिया अफ्रीका टू डिस्कस ट्रेड पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अफ्रीका इज़ अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट विथ हाई अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। चाइना ने ऑलरेडी वहाँ पे कब्ज़ा किया है। अमेरिका हैज़ बीन एक्सप्लॉइटिंग दैट कॉन्टिनेंट।
आपको समझना पड़ेगा दैट अफ्रीका, अगर आपको अफ्रीका के बारे में पता नहीं है, अफ्रीका के बारे में कुछ बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अफ्रीका में क्या होता है, इट्स अ रिसोर्स रिच कंट्री, इट हैज़ ऑयल, इट हैज़ एवरीथिंग, आपको जो जो चाहिए होता है सब मिलता है, हर एक रेयर मेटल सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है दैट अफ्रीका इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। क्योंकि अफ्रीका को बहुत लोगों ने जो है कॉलोनाइज़ किया था, इंग्लिश नहीं किया था। नाइजीरिया फॉर एग्जाम्पल, नाइजीरिया, केनिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। फ्रेंच नहीं किया था, डच ने किया था, बेसिकली यूरोप के हर नेशन ने किया था, ठीक है। फ्रेंच कॉलोनीज जैसे सोमालिया, माली, फ्रैंकोफाइल बोलते हैं उन देशों को बोलते हैं फ्रैंकोफाइल। तो वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा बोला जाता है, एंड यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ माइग्रेंट्स गो टू फ्रांस, दे लिव देयर बिकॉज दे कैन ओनली स्पीक फ्रेंच। बर्किना फासो जो है, ये सारे जो है फ्रेंच कॉलोनीज थे। डच भी थे, डच जो है साउथ अफ्रीका वाज आल्सो रूल्ड बाय द डच, इसलिए आप देखो ना वैन बूरेन, वैन डिरेन, तो दे आर ऑल डच डिसेंडेंट्स। तो साउथ अफ्रीका में इंग्लिश रूल भी था, डच भी था। बेल्जियम में कौन सा कंट्री था जिसका बहुत सारे लोगों का हाथ काटा था, ठीक है, आई थिंक मिलियन लोगों का हाथ काटा था, सो आई फॉरगॉट द नेम। सो बेल्जियम ने भी किया था, बट इट इज़ प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, एक है आपका इंग्लिश और एक है फ्रेंच। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे हम जो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है इनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, और वहाँ से हमारे जो है इनको, फॉर एग्जांपल हमारे पास मे बी रास्ता बनाने के लिए उतना पैसा नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन प्रोवाइड देम विथ एजुकेशन, वी कैन प्रोवाइड देम विथ हेल्थ केयर, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ केयर जो एक इकोनॉमी को स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉजिटिव जगह पे लेके आता है। आईटी सर्विसेज, फार्मा जो हमारे पास है, सरप्लस है, हम कर सकते हैं। टेक्सटाइल, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टेलीकॉम, ऑलरेडी जो है एयरटेल वहाँ पे उन्होंने अपना बेस है, तो एयरटेल ऑलरेडी इट इज़ प्रेजेंट देयर इन अफ्रीका। India's trade with Africa is booming at $90 billion and can easily touch $150 billion in 3 years, says Commerce Secretary. So that's the reason यहाँ पे आप देखोगे। और हाँ, आई फॉरगॉट द उगांडा, यहाँ पे आपका अफ्रीका में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेजर बिजनेस ओनर्स जो है वो इंडियन फैमिलीज़ हैं, प्राइमरली गुज्जू, पंजाबी, सिंधी। गुज्जू जो है सबसे ज़्यादा है उगांडा में, जैसे आपको आप देखोगे उगांडा, केनिया, यहाँ पे आई थिंक द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी इज़ ओन्ड बाय सरदार जी। तो अफ्रीका में जो है द रिचेस्ट फैमिली इज आई थिंक इंडियन फैमिली, कुमार फैमिली और समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स वेरी पॉजिटिव। द ऑल्सो द इकोनॉमी इज़ बीइंग रन बाय इंडियन ऑरिजिन पीपल, एंड इंडिया के साथ तो फिर अच्छा ही है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आईटीसी जो है वो बोल रहा है कि हमारा जो होटल बिज़नेस है उसको हम डीमर्ज करना चाहते हैं हमारे कोर बिज़नेस से। तो आईटीसी का कोर बिज़नेस जो है 70% ऑफ इट्स इनकम कम्स फ्रॉम सिगरेट्स। उसके बाद उन्होंने एफएमसीजी में अपना इमेज सुधार करने के लिए, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एफएमसीजी में आ गए, फिर उनका होटल भी है। तो आईटीसी रन्स दी कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन विथ 113 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट लार्जेस्ट इज़ आई थिंक टाटा, जो इंडिया होटल्स या इंडियन होटल्स के नाम से लिस्टेड है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसको जो है हम अलग से लिस्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से हम कैपिटल रेज़ करेंगे, और अगर उसका लॉस होता है तो वो हमारे आईटीसी के जो बैलेंस शीट है उसको ड्रैग डाउन नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी का जो स्टॉक है इट शुड बी रैलिंग बट इट इज़ नॉट रैलिंग, सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न दे वांट टू डीलिस्ट द आईटीसी होटल। और उसी के साथ साथ वो एफएमसीजी में आए हैं, तो आई थिंक एफएमसीजी को भी उनको अलग लिस्टिंग करना चाहिए। जैसे अडानी ने बहुत सारे अपनी कंपनीज़ को अलग अलग तरीके से लिस्टिंग करके रखा हुआ है। अडानी विलमार जो है वो अलग लिस्टिंग है। तो एफएमसीजी को अगर अलग से लिस्टिंग करते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, इसलिए हाई वॉल्यूम आपको मूव करना पड़ता है। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट दे विल बी डूइंग इज़ दे विल बी सिगरेट बिजनेस को वो अलग से लिस्ट करेंगे, एफएमसीजी को अलग से लिस्ट करेंगे, होटल बिजनेस को अलग से लिस्ट करेंगे। क्योंकि आई हैड इन्वेस्टेड इन आईटीसी, अगर मुझे फिर से अगर इन्वेस्ट करना पड़ा, सो आई ओनली इन्वेस्ट व्हेन दे आर फोकसिंग ऑन सेलिंग मोर सिगरेट्स। एंड यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे कि दे हैव ऑलरेडी रीच द प्री कोविड लेवल ऑफ सेलिंग सिगरेट्स, विच इज़ वेरी गुड, नॉट गुड फॉर दी सोसाइटी बट गुड फॉर द कंपनी। एफएमसीजी में ज़्यादा उसका प्रॉफिट है नहीं, तो एफएमसीजी एंड होटल, सो दैट्स अबाउट।
Relief for eateries as the Delhi High Court stays order on service charge. Blah 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 blah. Hmm. Yeah, EU tells member to reduce gas usage because Putin is basically आपका गला दबा के रखा हुआ है, नस दबा के रखा हुआ है. बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल बिकॉज आप सरकार ने बोला कि कंजम्पशन करो कम करो, इसका मतलब नहीं कि आप जो है कम कर दोगे. बिकॉज इट्स अ कोल्ड कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज जो है वहाँ पे आपको गर्मी चाहिए होती है, हीट चाहिए होता है. फॉर दैट गैस इज़ द ईजीएस्ट सोल्यूशन. 73 स्टार्टअप्स क्रिएटेड 7.6 लाख जॉब्स इन 6 years. बट यहाँ पे मेरा एक मेजर क्वेश्चन है, इन स्टार्टअप में से कितने स्टार्टअप अभी भी काम कर रहे हैं और कितने स्टार्टअप में जो जॉब दिया है बट कितने के जॉब अभी तक है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. बट येस, हमें हेवी इंडस्ट्रीज चाहिए बिकॉज टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे छोटे छोटे जो रिपीटेड जॉब्स को जो है मशीन इंसान के द्वारा हम कर सकते हैं, बट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाई मशीन्स. एंड दैट्स अबाउट इट. और तो कुछ न्यूज़ है नहीं यहाँ पे. एंड ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके आपको चीज़ों को समझाया है. और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड कोई भी चीज़ अगर मैं मिस आउट कर गया मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड यू कैन डेफिनेटली सपोर्ट अस मॉनिटरीली. तो आपका जैसे नाम देख रहे हो, स्किल यू कैट दैट कोटक, वहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं. जो भी आप इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो उसी हिसाब से आप फीस हमें दे दो. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू एंड आई विल सी यू टुमारो. एंड टेक केयर. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.